हाँ तो बेटा चलिए, मैं हूँ उर्मिला कालेर और अपन पढ़ रहे थे आरबीएसई बोर्ड में जो बायोलॉजी है, और बायोलॉजी में भी अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें अपना जो चैप्टर चल रहा है 29 का, उसका नाम है बेटा एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कोऑर्डिनेशन सिस्टम के नाम से है ये चैप्टर है। लेकिन अपन जो मेन टॉपिक इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में अपन ने जो कई ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो अपनी एंडोक्राइन सिस्टम है या एंडोक्राइनोलॉजी है, जिसका अपन क्या बोलते हैं, सुप्रीम कमांडर जो है वो कौन है, अपना हाइपोथैलेमस है। इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बता दी थी आपको, इसकी पोजीशन पढ़ चुके थे अपन। और इससे रिलेटेड जो 2 तरह के मैंने रिलीजिंग और इनहिबिटर हार्मोन बताए थे, जो टोटल 10 उनके नाम और उनका फंक्शंस वगैरह है, ये अपन डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे अपन ने ग्लैंड पढ़ी थी वो कौन सी थी, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सप्लेन किया था अपन ने। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी लोकेशन बता दी थी। और इससे रिलीज होने वाले जो टोटल अपने 6+2 यानी 6, तो इसका एंटीरियर पोर्शन था जिसको आप एडिनो हाइपोफाइसिस बोल रहे थे, वहाँ से एक्सक्रीट हो रहे थे, और 2 हार्मोन अपने रिलीज हो रहे थे न्यूरो हाइपोफाइसिस से। तो उस पर्टिकुलर एक हार्मोन को लेकर अपन ने डिस्कस कर लिया था कि वो हार्मोन है वो उसका क्या फंक्शन होता है। और एक ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड अपने भी और चीज़ डिटेल पढ़ी थी कि इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, और हाइपो सिक्रेशन होता है तो कौन सी दिक्कत। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो गया था, पिट्यूटरी ग्लैंड। और थर्ड नंबर पे जो अपन ने पढ़ी थी वो कौन सी थी, अपनी थायराइड ग्लैंड थी। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको भी अपन ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद में अपन बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे, जो चौथे नंबर पे अपनी ग्लैंड आ रही है जो आज अपन डिस्कस, तो ये जो 3 ग्लैंड्स हैं इनको अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब अपनी जो आ रही है बेटा अगली जो है इसके अंदर जो है अपना वो कौन है, इसके अंदर पैराथायराइड ग्लैंड है। तो चलिए अपन बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स पर आते हैं। तो क्या मीनिंग है बेटा पैराथायराइड ग्लैंड का। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होती हैं इनका टोटल नंबर कितना होता है, अपनी बॉडी में 4 होता है। और ये एक्चुअल में इनकी पोजीशन कहाँ होती है, कल जैसे ही मैंने आपको बताया था कि इस तरह से कैपिटल एच शेप के क्या बताई थी मैंने आपको, थायराइड ग्लैंड जो नेक वाले पोर्शन के अंदर अपनी जो ये विंड पाइप होती है और जो फूड पाइप होती है, इन दोनों के बिटवीन यानी दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। तो इसी की जो डॉर्सल सरफेस है, पीछे वाली सरफेस है, वहाँ पर 2 यानी एक लोब के अंदर 2 इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर की, और दोनों लोब में टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। और इन चारों ग्लैंड्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड बोलेंगे। तो सबसे पहले तो इनकी पोजीशन याद रखिए। पोजीशन आप बताओ तो पोजीशन कहाँ होती है बेटा इसकी, अपनी जो थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ पर इसकी क्या है, पोजीशन है। इसके बाद अपन बात करते हैं पोजीशन के बाद में, तो इनकी जो साइज़ होती है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, स्मॉल होती है। और अगर इनकी आप शेप देखना चाहो तो इनकी भी लगभग पिट्यूटरी की तरह पी शेप्ड, तो पी के जैसी तो इनकी क्या मिलेगी, आपको शेप मिलेगी। और शेप के बाद इनका अगर कलर अपन देखें तो ज़्यादातर जो ग्लैंड्स होता है इनका कलर कैसा है, रेड या पिंकिश क्या होगा इनका कलर होगा। और इनकी जो अगर वेट देखें अपन तो बहुत माइनर होता है, इसका वेट बहुत कम मिलेगा आपको, यानी ये 0.5 ग्राम से भी कम मिलेगा। यानी 0.01 से लेकर 0.03 ग्राम तक क्या होता है इसका, यानी 0.5 ग्राम से भी इसका लगभग आपको कम क्या मिलेगा बेटा, वेट मिलेगा। अब अगर इसकी अपन साइज़ की बात करना चाहें तो साइज़ भी आपको में ही मिलेगी। इसकी जो लेंथ होती है वो तो लगभग आपको 3 से 4 तक मिल सकती है। और इसकी जो विड्थ होती है बेटा वो बहुत ही कम होती है, यानी लगभग 1 से 2 तक क्या मिलेगी आपको, इसकी विड्थ मिलेगी। तो यानी स्मॉल साइज़ की हैं। और इसके थ्रू रिलीज होने वाला जो हार्मोन है वो केवल एक है, जिसको कई नाम से जानते हैं अपन, उसको अपन पैराथायराइड हार्मोन भी बोल सकते हैं बेटा। कई बुक्स में लिखा होता है पैराथायराइड हार्मोन, या इसको अपना दूसरा नाम है वो बोलते हैं बेटा पैराथार्मोन हार्मोन भी इसको बोला जाएगा। या इसको एक और जो पर्टिकुलर नाम जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है वो है बेटा कोलिप हार्मोन। तो कोलिप हार्मोन भी एक्चुअल में पैराथायराइड हार्मोन है, इसी को बोला जाता है। तो ये तीनों नाम एक ही हार्मोन के हैं, यानी अपनी पैराथायराइड ग्लैंड के थ्रू केवल और केवल एक ही हार्मोन का क्या किया जाता है, सीक्रेशन है वो किया जाएगा। तो अब अपन चलते हैं इस हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है। तो चलिए बेटा कि इसका मेन फंक्शन आपको याद रखना है कि ये अपन ने जो बात की थी थायराइड ग्लैंड की, और थायराइड ग्लैंड भी मैंने बताया था आपको कि एक तो होता था इसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स, फॉलिकल सेल्स बताई थी। और फॉलिकल सेल से तो मैंने बताया था आपको कि फॉलिकल सेल्स जो होती हैं वो तो क्या बना रही थी, यानी 2 हार्मोन बना रही थी, और जिनको अपन क्या बोल रहे थे, एक को अपन ने बोला था T3 हार्मोन और एक को अपन ने बोला था T4 हार्मोन।
और दोनों को मिलाकर मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन बोला जाएगा। अब फिर इसके बाद में अपन ने बात की थी कि एक और स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जिनको अपन ने बोला था सी सेल्स, और इन सी सेल्स के थ्रू रिलीज़ किया जाता है एक हार्मोन जिसका नाम क्या था, कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन है जो पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है किसका, थायराइड ग्लैंड की कैल्सिटोनिन है हार्मोन की। जिस तरह से कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या कर रहा था, आपके बॉडी के अंदर ये जो कैल्शियम का लेवल है उसको डिक्रीज कर रहा था और फॉस्फेट के लेवल को इंक्रीज कर रहा था, बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। तो जो कैल्शियम आयन होते हैं, तो याद रखिए बेटा जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन के तो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ये रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये आप याद रखिए कैल्शियम आयन की अमाउंट को तो रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू ये क्या करता है, इंक्रीज है, और जो फॉस्फेट आयन होते हैं उनको ये जो अमाउंट है उसको ये क्या कर देता है बेटा, डिक्रीज कर देता है। तो याद रखिए कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है और फॉस्फेट के लेवल को ये क्या करता है, डिक्रीज करेगा। तो ये डिक्रीज़ करके, यानी नॉर्मल सी बात है बेटा कि ये कैल्सिटोनिन के साथ फंक्शन करके अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को दोनों मिलकर क्या करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। तो यही इसका एक क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन होता है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये क्या करता है कि इससे जो कैल्शियम आयन रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे वो अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग 3 फंक्शन में हेल्प करेंगे। आपको सबको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो अपनी जो मेन प्रोटीन्स होती हैं जिसको प्रोथ्रोम्बिन अपन बोलते हैं और फाइब्रिनोजन बोलते हैं, वो पहले क्या होती हैं, डीएक्टिवेट होती हैं, यानी एक्टिव नहीं रहती और वो ब्लड की क्लॉटिंग करने में कैपेबल नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो वो कैल्शियम आयन रिलीज़ करती है तो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वो एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और फाइब्रिनोजन है वो एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कैल्शियम आयन जो होते हैं इसका ये मेन फंक्शन क्या हो गया बेटा, एक तो फंक्शन हो गया ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करना। दूसरा जो फंक्शन आपको पता है कि अपनी नर्व सेल्स जो होती हैं जो इम्पल्स को या इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करती हैं, तो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में भी किसका काम होता है, कैल्शियम आयन का होगा। और तीसरा जो मेन फंक्शन होता है कैल्शियम का वो क्या होता है, अपनी जो मसल्स होती हैं उन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कैल्शियम आयन प्रोवाइड करवाएगी। तो पैराथायराइड हार्मोन है वो कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर अपनी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, नर्व इम्पल्स को यानी अपना जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिव बनाएगा और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो ये तो 3 मेन फंक्शन है ही हैं जो कैल्शियम की हेल्प से हो रहे हैं। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन होता है बेटा किसका, पैराथायराइड हार्मोन का, और वो फंक्शन क्या होता है, विटामिन डी का जो सिंथेसिस होता है अपनी स्किन में सनलाइट की प्रेजेंस में मेलानिन पिगमेंट के थ्रू। तो विटामिन डी जो है इसके सिंथेसिस की रेट को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो ये 2 क्या है इसके मेन फंक्शन है। अब अपन आते हैं बेटा कि इससे रिलेटेड है, जैसे अगर ये नॉर्मल से कम सीक्रेशन हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, हाइपो सीक्रेशन, और अगर नॉर्मल से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में रिलीज होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपर सीक्रेशन। तो चलिए बेटा अपन पहले बात करते हैं हाइपो सीक्रेशन से। हाइपो सीक्रेशन का मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, हाइपो सीक्रेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, लेस सीक्रेशन। अगर मान लो आपकी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है वो क्या है, कम एक्टिव है, कम काम कर रही हैं, पैराथायराइड हार्मोन का सीक्रेशन कम कर रही हैं, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपो सीक्रेशन या लेस सीक्रेशन की कंडीशन अपन उसको बोलते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि अगर हाइपो सीक्रेशन होने लगेगा या सीक्रेशन कम होने लगेगा तो जो आपका ब्लड है और उस ब्लड की जो प्लाज्मा है उसके अंदर कैल्शियम की अमाउंट क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज, यानी रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, और रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो ब्लड में कैल्शियम की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने वाली जो ये जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। इसको क्या वर्ड दिया गया है, हाइपोकैल्सीमिया इसको बोला जाता है। हाइपो मतलब कमी है, कैल्शियम मतलब कैल्शियम की ब्लड में, किसके कारण, पैराथायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण। तो इस डिजीज़ को अपन क्या कहते हैं, ये हाइपोकैल्सीमिया, या इसको कई बुक्स में हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी भी लिखा होता है बेटा, यानी मतलब टिटेनी का यहाँ क्या है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन है, वो और रिलैक्सेशन की प्रोसेस है वो क्या नहीं है, रिदमिक प्रोसेस है, वो डिसकंटिन्यू हो जाती है और अपनी मसल्स हैं उनमें स्वैम्प पे, यानी वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, और ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा,
यानी हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी या हाइपोकैल्सेमिया डिजीज जिसको बोला जाएगा। तो यही एक लेस हाइपोसिक्रेशन या लेस सिक्रेशन होगा अगर पैराथायराइड का, तो इससे ये डिजीज है ये हो सकती है। और ज़्यादातर जो मसल्स होती हैं अपनी कहाँ की, जो लैरिंग्स की मसल्स हैं, अपने हाथ और पैर की मसल्स हैं, उनके ऊपर जो है ये इम्पैक्ट है वो सबसे जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, अगला है बेटा हाइपर सीक्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है आपको हाइपर सीक्रेशन का मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ पर यानी हाई सीक्रेशन हो रहा है। और हाई सीक्रेशन हो रहा है किसका, पैराथायराइड ग्लैंड के थ्रू अपने पैराथायराइड हार्मोन का। तो नाम से ही आपको पता चल गया है कि अगर पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन की रेट है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, एक्स्ट्रा हो जाएगी। और आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, यानी कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो इसको अपन बोलेंगे बेटा हाइपर कैल्सीमिया। इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, या इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया बोला जाएगा। हाइपर हो गया है कैल्शियम का अमाउंट। और इसके कारण होता क्या है, जो अपनी बोन्स होती हैं, यानी कैल्शियम जो होता है वो यहाँ से कहाँ चला जाता है, यानी बोन्स के अंदर, जिससे बोन मैरो यानी अपनी बोन्स कैसी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रंजाइल हो जाएंगी, यानी लचीली हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं। और इस डिजीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस जो डिजीज़ है वो बोला जाएगा। तो याद रखिए ओस्टियोपोरोसिस जो डिजीज़ है इसका मेन फंक्शन होता है, यानी मेन रीजन है इस डिजीज़ का, वो कौन है बेटा, हाइपर सीक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायराइड ग्लैंड का होता है। हाँ, तो चलिए बेटा ये नहीं, पैराथायराइड ग्लैंड के बाद में जो अपने 5th नंबर पे जो ग्लैंड आ रही है उसका नाम क्या है, ये थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे। तो थाइमस ग्लैंड है, इसकी जो एक ही प्रॉपर्टी है बेटा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसमें, कि आपको कई बार पूछ लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एज बढ़ने के साथ साथ जिसकी साइज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। तो वो ग्लैंड कौन सी है, थाइमस ग्लैंड है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसकी पोजीशन की। तो ये जो ग्लैंड होती है इसकी पोजीशन कहाँ होती है बेटा, अपना जो हार्ट होता है और हार्ट के फ्रंट साइड में ये क्या है, प्रेजेंट होती है। तो हार्ट के फ्रंट साइड के अंदर ये प्रेजेंट होती है और अपनी जो ट्रेकिया है उसके जस्ट अपर साइड के अंदर ये आपको मिलेगी, यानी दोनों लंग्स के बीच में लगभग क्या है इसकी पोजीशन होती है। और इसकी जो अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये लगभग कैसी होती है, यानी ये रोड लाइक थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर होगी, लेकिन इसकी साइज़ आपको बहुत ही कम मिलती है, यानी बहुत ही स्मॉल साइज़ है। और लगभग जो है अपनी थाइमस ग्लैंड का जो वेट होता है वो कितना होता है बेटा, यानी 150 मिलीग्राम तक आपको देखने को मिलेगा। और तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है कि जैसे जैसे 18 से, लेकिन 1 से लेकर 18th एज तक तो ये क्या होती है बेटा, 18 ईयर तक तो ये क्या करेगी, इसकी साइज़ है वो इंक्रीज होती है। लेकिन 18th ईयर के जस्ट बाद में इसकी साइज़ क्या होती जाती है, डिक्रीज। और अगर आप देखना चाहो तो 50 ईयर की एज के अंदर अगर आप देखना चाहो तो 50 ईयर्स की एज के अंदर ये केवल क्या बन जाती है, एक को यानी कोड लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो आपको केवल देखने को मिलेगी। तो ये कोड लाइक दिखेगी, एक धागे जैसी स्ट्रक्चर है वही केवल ये बच जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस थाइमस ग्लैंड के थ्रू जो रिलीज होने वाला अपना एक पर्टिकुलर हार्मोन है उसका नाम क्या है, थाइमोसिन हार्मोन। तो याद रखिए हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन। और इस हार्मोन का एक ही फंक्शन होता है कि इसका मेन फंक्शन है, एक तो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं बेटा, जो क्या है, आपने नाम सुना होगा टी लिम्फोसाइट, यानी अपने WBC है, WBC का ही, WBC में आपने पढ़ा होगा कि WBC जो होती हैं अपनी वो 2 तरह की आपको देखने को मिलती हैं। एक तो होती है बेटा ग्रेनुलर टाइप की, और इसके अलावा दूसरी आपको कौन सी मिलती हैं, ए ग्रेनुलर टाइप की मिलती हैं। ग्रेनुलर का मतलब क्या होता है कि जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेनुल्स लाइक या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसको तो अपन क्या बोलेंगे, ए ग्रेनुलर। और जिसका होमोजाइगस मिक्सचर होगा उसको अपन ग्रेनुलर बोलेंगे। तो जिनकी ग्रेनुलर है ये आपको 3 टाइप की हैं, आपने देखा पढ़ा होगा इसके बारे में कि एक तो कौन सी होती हैं बेटा, इसके अंदर एसिडोफिल्स होती हैं, एक इसके अंदर बेसोफिल्स होती हैं, तीसरा इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होती हैं। जबकि ए ग्रेनुलोसाइट से ग्रेनुलर टाइप की हैं वो एक तो होती हैं बेटा इसके अंदर मोनोसाइट और एक होती हैं इसमें लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट भी आपको 2 तरह की मिलेंगी, एक तो होती हैं टी लिम्फोसाइट और एक होती हैं बी लिम्फोसाइट। तो मीनिंग क्या है, ये लिम्फोसाइट WBC हैं जिनका फॉर्मेशन तो हमेशा किसका कहाँ होता है, बोन मेरो में। तो जो बोन मेरो में ही बनती है और बोन मेरो में ही क्या हो जाती है, मेच्योर, उनको बी लिम्फोसाइट। और जो बनती तो बोन मेरो में है लेकिन मेच्योर होती हैं जाकर टी का मीनिंग है यहाँ पर थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होती हैं उनको अपन टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो ये थाइमोसिन हार्मोन है, इसका एक ही मेन फंक्शन होता है बेटा, टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन करना, उनका मेच्योर करना, इसका क्या है, मेन फंक्शन होता है। तो इसका
मतलब क्या हुआ कि टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करने के बाद ये जो थाइमस ग्लैंड है वो अपना एक ही फंक्शन है इसका, वो क्या करती है अपने जो इम्यूनो सिस्टम है उस इम्यूनो सिस्टम को क्या करती है, ये स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेगी। तो इम्यूनो सिस्टम को क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी। तो आपको पता है कि 1 से 18 साल तक की एज तक तो इम्यूनिटी है, उसकी जो पावर है वो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, और उसके अंदर इस एज के बाद में क्या है, अपना बॉडी का जो कंप्लीट इम्यूनो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, वेल डेवलप्ड हो जाएगा। और वेल डेवलप्ड हो जाएगा तो बाद में क्या है, इसे थाइमस ग्लैंड की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है बेटा, कंटिन्यू डिक्रीज हो जाएगी। और कंटिन्यू डिक्रीज हो जाएगी तो इसकी साइज़ भी क्या हो जाती है बेटा, रिड्यूस हो जाएगी। तो चलिए इसका अगर आपको फंक्शन पूछ लें तो आपको बताना है ये क्या करती है, इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और इसका एक और फंक्शन है बेटा, ये जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं अपनी, उन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की भी मेच्योरेशन करने में ये क्या करती है, उनको मेच्योर करने में हेल्प करेगी। तो रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स हैं उनका मेच्योरेशन करना भी इसका मेन फंक्शन होता है। तो ये हो गई अपनी थाइमस ग्लैंड। इसके बाद में जो 6th नंबर पे अपनी ग्लैंड आती है वो कौन सी है बेटा, अपनी पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है उसके बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा इसकी पोजीशन की। तो पोजीशन अगर आप देखना चाहो तो अपने ब्रेन के अंदर भी कौन सा, जो हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के अंदर क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको क्या मिलती है, पीनियल ग्लैंड है वो देखने को मिल सकती है। अब ये जो पीनियल ग्लैंड है इनसे जो एक ही हार्मोन का सीक्रेशन होगा बेटा, उसी हार्मोन का नाम क्या होता है, यानी मेलेटोनिन हार्मोन उसको बोला जाएगा। तो याद रखिए मेलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाएगा कौन सी ग्लैंड के थ्रू, पीनियल ग्लैंड के थ्रू किया जाएगा। और इसकी पोजीशन आपको बता दी। इसके अलावा एक इसका सब नेम है जिसी के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि पीनियल ग्लैंड है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक ही बोला जाता है। तो कई बुक्स में तो लिखा होता है बेटा, यानी इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, या इसके अलावा अपन क्या है, कई बुक्स के अंदर लिखा होता है बेटा इसको सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसको बोला जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है इसका मैं रीज़न आपको बताऊंगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या है कि अपनी जो पीनियल ग्लैंड होती है वो जो मेलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, तो जब लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, यानी हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, या लाइट की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर इंटेंसिटी हाई होगी तब तो क्या होगा बेटा, यानी जो मेलेटोनिन का सीक्रेशन है वो क्या हो जाएगा बेटा, लेस सीक्रेशन हो जाएगा, किसका, मेलेटोनिन का। और अगर जब इसके अंदर लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, लो लाइट इंटेंसिटी होती है, तो इसका सीक्रेशन है वो क्या हो जाता है, हाई सीक्रेशन आपको मिलेगा, किसका, मेलेटोनिन का। मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं या जो ब्लाइंड बच्चे होंगे उनके अंदर आपको देखने को मिलता है कि बेटा ब्लाइंड चाइल्ड्स के अंदर आपको कि उनके अंदर जो मेच्योरिटी है या सेक्सुअल मेच्योरिटी है वो आपको क्या है, बहुत जल्दी आ जाती है। इसका रीज़न क्या है कि अगर जो बच्चे ज़्यादा अंधेरे वाले एरिया में रहते हैं या ब्लाइंड होते हैं उनके अंदर टाइम से पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेच्योर हो जाते हैं, और उनके अंदर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी है वो टाइम से पहले आ जाती है। तो इसको और जबकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी में या धूप में काम ज़्यादा करते हैं, धूप में ज़्यादा रहते हैं, उन बच्चों के अंदर क्या होता है, मेलेटोनिन का सीक्रेशन हो जाता है कम, जिससे वो टाइम से पहले मेच्योर है वो नहीं हो पाते। तो इसीलिए तो आजकल के बच्चे जो हैं वो बाहर धूप में कम खेलते हैं, तो इनसे और इस तरह का माहौल रहता है जिससे इन बच्चों के अंदर जो गलत आदतें हैं वो जल्दी पड़ जाती हैं। तो ये था अपना पीनियल ग्लैंड के बारे में। और इससे रिलेटेड एक और बात पूछ ली जाती है कि बेटा पीनियल ग्लैंड के अंदर कितने टाइप की सेल्स होती हैं, तो आपको बताना है कि पीनियल ग्लैंड के अंदर टोटल मेलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करने वाली जो सेल्स होती हैं वो कितनी होती हैं बेटा, 2 टाइप की सेल्स होती हैं। और इन दोनों सेल्स के कई बार नाम पूछ लेते हैं। एक तो होती हैं बेटा इसी के अंदर यानी ये पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं, पिनेकोसाइट सेल्स मिलेंगी, और इसके अलावा दूसरी जो टाइप की जो सेल्स होती हैं उनको न्यूरोग्लियल सेल्स भी अपन बोल सकते हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल्स मिलेंगी और यानी पिनेकोसाइट टाइप की सेल्स मिलती हैं, और ये दोनों सेल्स ही क्या करती हैं, कंबाइनली फंक्शन करेंगी, मेलेटोनिन का सीक्रेशन करेंगी और सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह बिहेव करवाने में हेल्प करती हैं अपनी पीनियल ग्लैंड को। हाँ तो बेटा चलिए अपना जो ये 7वें नंबर पे जो ग्लैंड अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, पेनक्रियाज ग्लैंड है। तो पेनक्रियाज जो ग्लैंड है इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो ग्लैंड है आपको सबको पता है, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर था उसमें भी बताया था कि ये ग्लैंड कौन सी है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है सबसे पहली बात तो। और इसके लिए एक और वर्ड आता है बेटा, इसको अपन
तो ये जो ग्लैंड है एक तरह की क्या है, इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी नाम लिखते हैं बेटा। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो अपन ने 3 टाइप की पढ़ी थी उसका भी एक पार्ट है, ये एक ग्लैंड है, ये टाइप है, तो इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी अपन बोल सकते हैं। तो मतलब ये तो क्या है, इसके उपनाम है में केवल मिक्स्ड ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड का या कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है कि ये जो पेनक्रियाज ग्लैंड होती है ये क्या करती है बेटा, दोनों ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। दोनों का मीनिंग क्या है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करेगी और इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ये क्या करती है, बिहेव करती है। तो एंडोक्राइन मैंने बताया था आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है बेटा, जो क्या करे, किसी पर्टिकुलर हार्मोन का सिक्रेशन करने वाली सेल्स को, ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। और एक ही पर्टिकुलर टाइप के जूस का या लिक्विड का सिक्रेशन करने वाले जो ग्लैंड है उनको अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन। फिर मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये कैसी होती हैं बेटा, डक्ट लेस होती हैं। इनके सिक्रेशन या हार्मोन को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ट्यूबुलर सिस्टम या डक्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होती। और ये कैसी होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, यानी इनके अंदर इनके सिक्रेशन को ले जाने के लिए अलग से क्या होती हैं, डक्टें प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद आपको बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, इनकी जो एक्टिव साइट होती है, जहाँ इनको काम करना है उसको साइट को अपन बोलते हैं एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट से ये क्या होती हैं, डिस्टेंस पर या दूर प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या होती हैं, अपनी एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा अपनी जो एक्टिव साइट होती है उसके बिल्कुल क्या होती हैं बेटा, नियर पॉइंट पर या पास में प्रेजेंट होती हैं। और ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर होती हैं, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, अपना जो भी सिक्रेशन या हार्मोन है वो उसको डायरेक्ट किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं बेटा, ब्लड के अंदर। और ब्लड उसको क्या करता है, जो भी एक्टिव साइट है या उसका टारगेट पार्ट है वहाँ तक ट्रांसफ़र करेगा जहाँ पर ये हार्मोन है वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये क्या करती हैं, अपना एक पर्टिकुलर सिक्रेशन या जूस निकालेंगे, जिसको ट्यूब है एक पर्टिकुलर, वो उसको एक्टिव साइट तक ले जाएगी जहाँ पर वो जूस है वो अपना जो फंक्शन है वो कंप्लीट करने वाला है। तो अपन आते हैं बेटा पेनक्रियाज ग्लैंड पर वापस। तो पेनक्रियाज ग्लैंड है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह बिहेव कर रही है। क्यों? क्योंकि इस ग्लैंड का जो सेंट्रल पार्ट होता है, यानी सेंट्रल या इसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो तो किसकी तरह बिहेव करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। और इसी ग्लैंड का जो पेरीफेरल रीजन होता है, बाहर वाला कॉर्नर जो होते हैं वो पेरीफेरल रीजन है वो बिहेव करता है बेटा किसकी, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। कैसे? यानी अगर अपन बात करना चाहें इस ग्लैंड की स्ट्रक्चर का इस तरह से, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है आपको इरेगुलर शेप होती है बेटा इसकी। तो ये कि इसकी अगर पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी पोजीशन नहीं बता पाई, तो पोजीशन पे अगर अपन देखें तो कहाँ होता है बेटा, अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो पहला पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूडेनियम। तो वो ड्यूडेनियम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, यू शेप की स्ट्रक्चर होती है। और इस यू शेप की स्ट्रक्चर है इसके अंदर, या सी या यू की शेप की, और इन दोनों आर्म के असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्म बोलते हैं, इनके बीच के अंदर क्या होती है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको क्या मिलती है, इस तरह से पेनक्रियाज ग्लैंड है वो देखने को मिलेगी। तो पोजीशन अगर आपको पूछें तो ड्यूडेनियम की बिल्कुल क्या होती है, दोनों आर्म के बीच में होगी, येलो और पिंकिश ये कलर की होती है, इरेगुलर होती है। और अगर अपन इसकी बात करना चाहें शेप की, तो ये शेप जो होती है वो तो लीफ लाइक मैंने बता दी। अगर इसका वेट अगर आप देखना चाहो तो 85 ग्राम तक क्या होता है, इसका वेट होता है। और वेट के बाद में अगर इसकी लेंथ होती है तो वो लगभग आपको कितनी मिलेगी, है ना, यानी 15 सेंटीमीटर तक आपको इसकी क्या मिल सकती है, लेंथ है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं इसको बताऊँ इसकी स्ट्रक्चर पे आएँ तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखो तो बेटा 3 तरह की सेल्स आपको दिखेंगी। 3 तरह की सेल्स कैसे, ये मान लो है, तो इसके अंदर जो लिक्विड होता है इस तरह से, इस लिक्विड को अपन क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा बोला जाएगा। लिक्विड को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा, या कई बुक्स में इसको लिखा होता है बेटा मैट्रिक्स भी लिखते हैं। तो इसके अंदर इसका जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला जो इसका सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट में आपको 2 तरह की सेल्स हैं वो 3 तरह की सेल्स हैं वो देखने को मिलेंगी। एक तो आप देखोगे बेटा इसी के अंदर क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वेरी शॉर्ट या बहुत कम छोटी साइज़ की सेल्स होती हैं। और इसके बाद में कुछ सेल्स आपको दिखेंगी कि इनसे बड़े साइज़ की सेल्स आपको मिलेंगी, मीडियम साइज़ की जिसको अपन बोल सकते हैं। और तीसरे टाइप की सेल्स हैं जो साइज़ के अंदर क्या होती हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती हैं। तो इस तरह से आपको साइज़ के बेस पे देखना चाहो, चाहे फंक्शन के बेस पर देखना चाहो, हार्मोन सिक्रेशन के बेस पर देखना चाहो, आपको जो पेनक्रियाज ग्लैंड है इसके सेंट्रल पोर्शन में आपको 3 तरह की सेल्स है वो देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं बेटा जो वेरी शॉर्ट यानी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ की जो सेल्स होती हैं, इन्हें वेरी स्मॉल साइज़ वाली जो सेल्स हैं इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा सेल्स बोला जाता है। कई बुक्स के अंदर इसको डेल्टा सेल या इनका दूसरा नाम भी होता है बेटा गामा सेल्स भी अपन इनको बोल सकते हैं। तो
तो ये जो गामा सेल्स या डेल्टा सेल्स होती हैं ये टोटल का बहुत कम होती हैं, यानी टोटल का ओनली कितना होती हैं 10% होती हैं, और टोटल का 10% है और इसका फंक्शन अभी अपन आगे जाके 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इसके बाद जो ये वेरी लार्ज यानी सबसे बड़ी साइज़ की जो सेल्स होती हैं इनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, बीटा सेल्स बोलेंगे। और ये बीटा सेल्स जो होती हैं ये अमाउंट में क्या होती हैं, मैक्सिमम होती हैं, टोटल का कितनी होती हैं 60% होती हैं। इसके बाद जो मीडियम साइज़ वाली सेल्स हैं इन पर अपन आते हैं बेटा, और मीडियम वाली सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, अल्फ़ा सेल्स बोलेंगे। और ये अल्फ़ा सेल्स होती हैं वो टोटल का कितना होती हैं बेटा 25 से लेकर 30% तक ये होती हैं। मतलब क्या है कि ये अगर परसेंटेज तो अलग अलग है ही है, साइज़ भी अलग अलग है, और इनके थ्रू रिलीज होने वाले हार्मोन्स भी क्या होते हैं अलग अलग हैं टाइप के, जो अपना अलग अलग क्या करेंगे पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। कैसे, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा अल्फ़ा सेल्स की। तो अल्फ़ा सेल्स आपको दिख रही हैं बेटा साइज़ के अंदर, तो क्या है साइज़ में तो अल्फ़ा सेल्स होती हैं वो कैसी हैं बेटा, यानी मीडियम साइज़ की हैं, सबसे क्या है ये मीडियम साइज़ की होती हैं। और टोटल से का क्या होती हैं, मैंने अभी बताया 25% तक या 30% तक इनका टोटल क्या होता है नंबर होता है। और इनके थ्रू रिलीज होने वाला जो हार्मोन है वो आपको याद करना है बेटा, उस हार्मोन का नाम क्या है, यानी ग्लूकागोन उसका नाम है। तो नाम याद रखिए, हार्मोन कौन सा रिलीज होता है इनसे, ग्लूकागोन। अब इस हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है, ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर जो शुगर का या ग्लूकोज का लेवल होता है उसको मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा, मान लो आपका जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर क्या हो गया है, ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो चुका है बेटा, डिक्रीज हो चुका है। तो ये ये ग्लूकागोन हार्मोन है अल्फ़ा सेल्स वो रिलीज़ करेंगी, और रिलीज़ करके क्या करेंगी, आपका जो लीवर है और उस लीवर के अंदर मसल्स के अंदर क्या होता है, पहले से प्रेजेंट होता है बेटा ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन है, इसको स्टोर फूड भी बोलते हैं, या इनको अपन क्या है एनिमल स्टार्च भी अपन बोलते हैं। तो एनिमल स्टार्च या ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर है, उस एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन का ये ग्लूकागोन हार्मोन है, ये क्या करता है उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है बेटा किसमें, ग्लूकोज में। तो याद रखिए जो ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना फंक्शन होता है किसका, ग्लूकागोन हार्मोन का। और ये ग्लूकागोन हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है कहाँ से, आपकी अल्फ़ा सेल्स से। तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा जिससे आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो अल्फ़ा सेल्स का काम आपने पढ़ा, जो हार्मोन है उसका काम पढ़ा आपने। और इसके बारे में कई बार साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इसके अंदर अगर आपको पूछें कि अल्फ़ा सेल्स जो होती हैं इनसे रिलीज होने वाले ग्लूकागोन हार्मोन्स के बारे में जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले किसने की थी बेटा, किम्बल नाम के साइंटिस्ट थे। और किम्बल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था कि किस तरह से अल्फ़ा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन का ये सीक्रेशन करके अपने ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करती हैं, इंक्रीज करने में हेल्प करेंगी। इसके बाद अपन चलते हैं बेटा दूसरे नंबर पे जो सेल्स आती हैं जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, बीटा सेल्स बोल रहे हैं। और ये जो बीटा सेल्स होती हैं ये कहाँ हैं, सबसे लार्जर होती हैं, सबसे बड़ी साइज़ की होती हैं। और अगर नंबर में भी अगर आप देखना चाहो तो टोटल का सबसे मैक्सिमम यानी 60% तक आपको देखने को मिलेंगे। और इन सेल्स के थ्रू रिलीज होने वाला जो हार्मोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस हार्मोन का नाम क्या है बेटा, इंसुलिन हार्मोन होगा। और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है किसके, अल्फ़ा सेल्स के थ्रू रिलीज होने वाले ग्लूकागोन हार्मोन के। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, माना आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में, और फिर स्टोर कर देगा कहाँ पर, आपकी लीवर में। तो जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तब तो क्या आएंगी, आपकी अल्फ़ा सेल्स और ग्लूकागोन हार्मोन के थ्रू ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में शुगर के लेवल को वापस मेंटेन कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर मान लो आपके ब्लड के अंदर पहले से शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो इस एक्स्ट्रा शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देने का काम किसका होता है, इंसुलिन हार्मोन का। और यही इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है पेनक्रियाज के सेंटर में प्रेजेंट जो बीटा सेल्स होती हैं उनके थ्रू क्या किया जाता है, इसको एक्सक्रीट किया जाता है। अब अगर आपको पूछ लें कि बीटा सेल्स जो होती हैं इनकी स्टडी किसने की थी, इनकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो आपको बताना है बेटा बेंटिंग नाम के साइंटिस्ट थे। बेस्ट और बेंटिंग कई बार नाम आता है, या बेंटिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, बीटा सेल्स के बारे में डिस्कवरी की और बताया था कि इनका नंबर क्या होता है, मैक्सिमम।
और इसका जो फंक्शन है उसके बारे में भी बताया था। और अगर आपको इंसुलिन हार्मोन के डिस्कवरी के बारे में पूछ लिया जाए तो सेंगर नाम के साइंटिस्ट थे और उस सेंगर ने सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन के बारे में बताया था और बताया था कि ये क्या है, एक तरह की पर्टिकुलर प्रोटीन होती है और यही प्रोटीन की तरह बिहेव करके आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करती है, वापस नॉर्मल या डिक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगी। पता है, यानी ग्लूकोज का लेवल जब पहले से ज़्यादा होता है और पहले से अगर कम होता है तो अल्फा सेल्स के थ्रू क्या है, ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। अब अपन बात करते हैं बेटा थर्ड नंबर पे जो सेल्स आते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा सेल्स भी बोल सकते हैं या इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, गामा सेल्स भी बोल सकते हैं। तो ये गामा सेल्स हैं वो साइज़ में क्या होती हैं बेटा, स्मॉलेस्ट होती हैं, साइज़ में आपको सबसे छोटी देखने को मिलेंगी और इनका नंबर भी क्या होता है, सबसे लेस, यानी ओनली टोटल का ये क्या होती है, ओनली 10% होती हैं। और इसका जो मेन जो इसके थ्रू रिलीज़ किया जाने वाला हार्मोन है वो कौन सा है बेटा, सोमेटोस्टेटिन है। और ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है किससे, अल्फ़ा और बीटा सेल्स के थ्रू रिलीज होने वाली जो कौन कौन से हैं, अल्फ़ा सेल से कौन सा है, ग्लूकागोन हार्मोन है और आपकी बीटा सेल से कौन सा होगा, इंसुलिन हार्मोन है। इन दोनों की सिक्रीशन को बैलेंस करवाने में हेल्प करता है कौन, ये सोमेटोस्टेटिन, जो सीक्रेट हो रहा है आपकी डेल्टा सेल्स के थ्रू। अब अगर अपन बात करना चाहें तो इन पर्टिकुलर 3 टाइप की जो सेल्स हैं इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है बेटा, वो नाम कौन सा है, यानी अल्फ़ा सेल्स हैं और बीटा सेल्स हैं और गामा या डेल्टा सेल्स हैं। ये तीनों सेल्स जो होती हैं ये साइज़ भी अलग अलग हैं। तो इन सेल्स के ग्रुप होते हैं वो आपकी जो पेनक्रियाज ग्लैंड है इसके अंदर आपको क्या है, इसके सेंटर पोर्शन में आपको इस तरह से क्या है, इनके ग्रुप मिलेंगे। वेरी शॉर्ट है, इस तरह से अगर अपन बात करें तो ये क्या है, आपको गामा या डेल्टा सेल्स के ग्रुप देखने को मिल रहे हैं बेटा। इसके बाद थोड़ी से आपको मीडियम साइज़ की सेल्स हैं, इनके आपको इस तरह से ग्रुप है वो देखने को मिलेंगे जो बीटा सेल्स के ग्रुप हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो इस तरह से आपको कुछ बहुत ही बड़ी साइज़ की जो सेल्स होती हैं इनके ग्रुप भी आपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से सेंट्रल पोर्शन है, इसमें 3 टाइप की सेल्स दिख रही हैं आपको। वेरी शॉर्ट है वो कौन सी है बेटा, अल्फ़ा सेल्स हैं इनके अंदर, और ये जो सबसे लार्ज वाली है वो कौन सी है, इसके अंदर बीटा सेल्स होती हैं, और जो मीडियम साइज़ वाली है वो इसके अंदर कौन सी होती हैं बेटा, ये तो इसके अंदर डेल्टा सेल है और ये कौन सी है, इसके अंदर अल्फ़ा सेल्स होती हैं। तो अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा तीनों सेल्स हैं जो अलग अलग साइज़ की हैं। और इसके बीच में क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, कई बुक्स में तो लिखा होता है बेटा स्ट्रोमा और कई बुक्स के अंदर इसको मैट्रिक्स भी अपन बोल सकते हैं। एक मतलब क्या है, एक थिक लिक्विड होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब देखो कि स्टोमा के अंदर ये तीनों टाइप की जो सेल्स होती हैं ये क्या है, एक छोटे छोटे ग्रुप के अंदर इस तरह से क्या है, फ्रीली मूवमेंट करती रहती हैं। तो जिसके बारे में इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले 1869 में एक साइंटिस्ट आए थे बेटा जिनका नाम क्या था, लैंगरहेंस था। तो लैंगरहेंस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था इन तीनों सेल्स के ग्रुप के स्ट्रक्चर को। इसीलिए इन सेल्स के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं बेटा, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहेंस बोला जाएगा। आइसलैंड ऑफ लैंगरहेंस किसको बोलते हैं अपन, इन्हीं तीनों सेल्स के ग्रुप को बोलेंगे। तो ये याद रखिए, आपको पूछ लेते हैं कई बार आइसलैंड ऑफ लैंगरहेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं और किस चीज़ के ये बने हुए होते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में, तीनों टाइप की सेल्स हो गई, तीनों का फंक्शन हो गया। फंक्शन होने के बाद में अगर अपन बात करें बेटा, तीनों टाइप के हार्मोन हैं जिनके आपको अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको एक्जोक्राइन भी बोला है। इसका रीज़न क्या है, अब एक्जोक्राइन पार्ट पर अगर आओ तो अपनी पेनक्रियाज ग्लैंड है, इसका जो ये आपको पेरिफेरल पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ फ्लोवर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सेल्स का इस तरह से आपको क्या मिलेगा बेटा, ग्रुप मिलेगा देखने को इस तरह से। तो ये फ्लोवर लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही हैं जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो है जिनको अपन क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर इन सेल्स के ग्रुप को नाम दिया जाता है बेटा, और इस सेल्स के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एसिनाई बोला जाएगा। ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं ग्रुप के अंदर और ये जो सेल्स हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, एसिनाई बोलेंगे। तो ये जो एसिनाई सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, एक्जोक्राइन ग्लैंड की तरह यहाँ पर बिहेव करने वाली हैं, और एक्जोक्राइन बिहेव करके एक्जोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या बनाती हैं, एक्जोक्राइन है तो आपको पता है कोई ना कोई जूस बनाएंगी, और उस जूस का नाम क्या है, पेनक्रियाटिक जूस है। और ये पेनक्रियाटिक जूस है वो क्या करता है, एक तरह की इसमें बहुत तरह के डाइजेस्टिव हार्मोन, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, और इस पेनक्रियाटिक जूस को जो एसिनाई के थ्रू सिक्रेट हो रहा है, इस जूस को कहाँ कर दिया जाता है, यानी पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, वो पेनक्रियाटिक डक्ट आपकी जो ड्यूडेनियम होती है उसके अंदर ट्रांसमिट करेगी, ताकि वहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो ये था अपनी पेनक्रियाज ग्लैंड की स्ट्रक्चर, और इसका फंक्शन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन बात करते हैं बेटा इसके हाइपर और हाइपोसिक्रेशन के बारे में। पहले अपन बात करेंगे इसके हाइपोसिक्रेशन के बारे में। हाइपोसिक्रेशन का मीनिंग क्या है मैंने आपको बता दिया था बेटा, अगर किसी भी ग्लैंड का या हार्मोन का लेस सिक्रेशन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोसिक्रेशन बोला जाएगा। तो हाइपोसिक्रेशन वाली जो
जो डिजीज़ हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कई डिजीज़, उस डिजीज़ के बारे में अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो डिजीज़ है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो डिजीज़ कौन सी है बेटा, इसके अंदर डायबिटीज़ है, मेलिटस डिजीज़ है। तो ये डायबिटीज़ मेलिटस जो डिजीज़ है इसके अंदर होता क्या है एक्चुअल में, अगर मान लो बीटा सेल्स जो होती हैं अपने पेनक्रियाज ग्लैंड की, और वो बीटा सेल्स क्या करने लग जाए बेटा, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन क्या है, अगर हाइपो सिक्रेशन होगा तो बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन क्या कर देंगी, कम कर देंगी। और अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा तो अपने ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया है कहाँ, अपनी ब्लड की प्लाज्मा में, तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या करता है, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपनी जो किडनी होती हैं बेटा, वो किडनी क्या करती हैं, यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट करने लग जाएंगी। और इसी डिजीज़ को अपन क्या बोलते हैं बेटा, डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। और कई बार क्या है, और इस कंडीशन के अंदर आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर ग्लूकोज का है, यानी हाइपरग्लाइसेमिया डिजीज़ भी इसको बोला जाएगा। हाइपरग्लाइसेमिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया बेटा ग्लूकोज का लेवल इसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण इंक्रीज हो चुका है। और किसी भी चीज़ की इंक्रीज अमाउंट को या हाई अमाउंट को अपन लिए वर्ड लेते हैं हाइपर, तो इस डिजीज़ को क्या बोल दिया जाता है बेटा, हाइपरग्लाइसेमिया डिजीज़ भी बोल दिया जाएगा। हाइपरग्लाइसेमिया डिजीज़ बोलेंगे, हाइपर मतलब हाइपर हो चुका है अमाउंट किसका, ग्लूसेरेमिया मतलब ग्लूकोज का। इसके अलावा इसको एक और नाम दिया जाता है बेटा, इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोशूरिया भी बोलते हैं। ग्लाइकोशूरिया को मैंने आपको जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें बताया था, यानी ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और यूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज का लेवल अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोशूरिया। तो ये डायबिटीज़ मेलिटस डिजीज़ आ जाए, हाइपरग्लाइसेमिया आ जाए या ग्लाइकोशूरिया आ जाए, ये तीनों एक ही डिजीज़ के नाम हैं। और इसका मेन रीज़न क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन या इंसुलिन हार्मोन की क्या है, डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद में अगर अपन दूसरी डिजीज़ के बारे में बात करना चाहें तो दूसरे नंबर पे जो डिजीज़ अपन पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है बेटा, पोलीयूरिया। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, पोलीयूरिया का मतलब क्या है, पोली मतलब अमाउंट का ज़्यादा हो जाना, यूरिया मतलब यूरिन का। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है इसके अंदर, यानी यूरिन की अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बार बार पेशेंट को क्या करना है, यूरिन जाना पड़ता है। और इसी को यूरिनेशन की प्रॉपर्टी का या यूरिनेशन की प्रोसेस का इंक्रीज हो जाना क्या बोला जाता है, पोलीयूरिया। इसके बाद अगर अपन थर्ड डिजीज़ की बात करना चाहें तो उसको अपन कहते हैं बेटा पोलीडिप्सिया। तो ये पोलीडिप्सिया जो डिजीज़ होती है इसके अंदर भी क्या है, यूरिन इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर एक अलग प्रॉब्लम होती है बेटा, वो अलग प्रॉब्लम क्या है, बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन वो आ जाती है। बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिन तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं लेकिन बॉडी के अंदर वाटर की कंटिन्यू डेफिशिएंसी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, पेशेंट को बार बार थर्स्ट या प्यास लग रही है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पोलीडिप्सिया। इसके अलावा एक और डिजीज़ है बेटा, यानी जिसको अपन बोलते हैं कीटोसिस। और ये जो डिजीज़ है अगर यूरिन के साथ एसिटेट या कीटोन का एक्सक्रीशन नॉर्मल से ज़्यादा होने लगता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कीटोसिस से वो बोला जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहेंगे बेटा, एक ही जो अपना लास्ट है जिसके अंदर अपन बात करना चाहते हैं वो क्या है अपना, हाइपर सीक्रेशन। हाइपर सीक्रेशन का मीनिंग क्या होता है, अगर मान लो आपके ब्लड के यानी आपकी जो पेनक्रियाज ग्लैंड है वो क्या हो रही है, नॉर्मल से ज़्यादा एक्सक्रीशन करना स्टार्ट कर देती है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मोर सीक्रेशन बोल सकते हैं। तो अगर मोर सीक्रेशन हो जाएगा, मोर सीक्रेशन का मतलब है नॉर्मल से ज़्यादा अगर आपकी पेनक्रियाज ग्लैंड है वो पहले से एक्टिवेट है, इसका मतलब इंसुलिन का लेवल भी आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज होने वाला है। और भी जो इसके थ्रू रिलीज होने वाले हार्मोन्स है उनका अमाउंट है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, यानी हाइपो। अगर आपको पता है कि अगर ज़्यादा मोर सिक्रेशन, आपकी इंसुलिन का सिक्रेशन, अगर आपकी पेनक्रियाज ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी तो इंसुलिन हार्मोन है इसकी अमाउंट भी क्या हो जाएगी आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज। अगर इंसुलिन ज़्यादा बनेगा तो जितनी भी ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर है वो सारी की सारी ग्लूकोज को ये इंसुलिन किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ग्लूकोज के लेवल का डिक्रीज हो जाने वाली जो डिजीज़ है इसको अपन क्या बोलते हैं, कम को अपन क्या बोलते हैं, डिक्रीज को हाइपो। और इसको किसका हो चुका है डिक्रीजन, यानी किसकी डेफिशिएंसी हो चुकी है, ग्लूकोज की, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोग्लाइसेमिया डिजीज़ भी इसको बोला जाता है। और हाइपोग्लाइसेमिया जब डिजीज़ हो जाती है तो इससे क्या है कि जो भी पेशेंट होता है उसमें ग्लूकोज या एनर्जी का लेवल ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको वीकनेस यानी टायर्डनेस वो फील होने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा वो, और उसकी बॉडी के अंदर क्रैम्प है या जकड़न है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या था अपना, ये पेनक्रियाज ग्लैंड है वो हो चुकी है कंप्लीट।